अब हम बात करते हैं बीएससी पार्ट 2 सेकेंड पेपर यूनिट 1 से ग्रेविटेशनल वेव एंड रिपल्स, गुरुत्वीय तरंग एवं ऊर्मिका। बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप एक सिंपल सा एग्जांपल अगर लें कि पानी में कोई वेव अगर आप बनाएं तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता है। क्या पैटर्न बना? देखिए, एक हिस्सा ये ऊपर की ओर गया है, मतलब अगर इस डायग्राम को मैं दिखाऊं तो वेव कुछ इस तरीके से गया है, फिर ये नीचे गया है, फिर ये ऊपर गया है। इस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। जब इस वाटर में वेव बनते हैं तो वेव के जो इसके वाटर के पार्टिकल होंगे, इस तरल के जो पार्टिकल्स होंगे, एक एक पार्टिकल पे अगर आप देखें तो ये वाला जो हिस्सा होगा, थ्रस्ट वाला क्रस्ट वाला जो हिस्सा होगा, जहाँ पे आयाम अधिकतम होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा, तो यहाँ का जो पार्टिकल होता है वो क्या करने लगता है? गति करने लगेगा, वृत्ति गति करेगा। और यहाँ का पार्टिकल भी उसी तरीके से गति कर रहा है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ चूंकि गर्त बना हुआ है, यहाँ ट्रब बना हुआ है, तो यहाँ का पार्टिकल भी गति तो कर रहा है, लेकिन इस कण के दिशा के विपरीत गति करेगा। क्या क्या बोला, मैं समझ में आया? देखिए, पानी में अगर कोई वेव बनाए तो वेव किस तरीके का बनता है? ये देखिए, ऊपर गया, पानी का लेयर नीचे गया, फिर ऊपर गया। ऐसा होने के लिए क्या हो रहा होगा? ये जो लिक्विड है, इसके जो कंजिक्यूटिव पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे होंगे? मोशन कर रहे होंगे। किस टाइप का मोशन कर रहे हैं? तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सर्कल में इस तरीके का मोशन करते हैं। तो अगर श्रिंग के केस में, क्रस्ट के केस में, इसके कण का अगर गति हम लोग क्लॉकवाइज मान लें इस तरीके से, तो ये वाली गति कैसे हो जाएगी? इसके विपरीत दिशा में दिखेगी आपको। नीचे की ओर गया है, गर्त बना है। इसका मतलब इसकी गति हम लोग को कैसे दिखनी है? इसकी गति अलग कर देनी है। अब अब इसको अगर मैं गहरे पानी की बात करूं और उथले पानी की बात करूं, मतलब डीप वाटर की बात करूं और सैलो वाटर की बात करूं, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप डीप वाटर के केस में देखें तो ये इसके लेयर पे इस तरीके से वेव बना, और इसके जो पार्टिकल्स होंगे द्रव के, अपर मोस्ट लेयर क्या करेगा? इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा बड़े सर्कल में। और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे आप, इस सर्कल का साइज क्या होते जाएगा? छोटा होते जाता है। मतलब ये सर्कल में गति कर रहे हैं। इसके बाद इसी को अगर मैं सेलो वाटर की बात करूं, उथले पानी की बात करूं, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो स्पेसिफाइड सर्कल में मोशन नहीं करते, हाँ एग शेप में करने लगते हैं, एलिप्टिकल में करने लगते हैं, अंडाकार मार्ग में इस तरीके से ये गति करने लगते हैं। और इसका भी आकार नीचे जाते जाएंगे तो छोटे होते जाता है। क्या क्या बताया, मैं समझ में आया? आया? इसका मतलब द्रव के सतह पर जो तरंग उत्पन्न होता है, द्रव के सतह पर, मतलब लिक्विड के सरफेस पे जो वेव प्रोड्यूस होगा, उस पे दो चीज़ों का इफेक्ट दिखेगा। पानी के केस में कुछ अलग टाइप का वेव बनेगा, ग्लिसरीन अलग टाइप का बनाएगा, ऑयल अलग टाइप का बनाएगा। क्यों? तो इसमें हम लोग दो चीज़ों का इफेक्ट देखेंगे। एक, ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब गुरुत्व का क्या प्रभाव है, और दूसरा इसमें पृष्ठ तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब द्रव के सतह पर जो तरंग बन रहा है, उस पर दो चीजों का प्रभाव दिखेगा आपको। एक, ग्रेविटी का क्या प्रभाव है, और दूसरा आपको देखना है कि हम उसके ऊपर पृष्ठ तनाव का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक? तो अगर हम लोग गुरुत्व का प्रभाव बस देखेंगे, पृष्ठ तनाव को छोड़ देंगे, तो गुरुत्वीय तरंग बन जाएगा। गुरुत्वीय तरंग कब बनेगा? अगर आप पृष्ठ तनाव को छोड़ दीजिए और उसके ऊपर किसका प्रभाव देखेंगे आप? किसका प्रभाव देखेंगे आप? गुरुत्व का। लेकिन अगर उसमें पृष्ठ तनाव का भी प्रभाव देखेंगे आप, तो वो उर्मिका होगी। आया कुछ समझ में? आया? मैं ये बोल रहा हूं। ठीक है? मेरा क्या कहना है कि जब किसी द्रव की सतह पर तरंग के आगे बढ़ने का वेग दो कारकों पर निर्भर करता है। एक होता है गुरुत्वीय बल और दूसरा होता है पृष्ठ तनाव। ठीक है? सरफेस टेंशन।
अब अगर हम लोग सरफेस टेंशन को नेग्लेजिबल मान लेते हैं तो द्रव के सतह पर उत्पन्न तरंग का वेग केवल गुरुत्व पर निर्भर करेगा। एक ठो को छोड़ दिए तो एक पे निर्भर करेगा, उसको गुरुत्वीय तरंग कहते हैं। ठीक है, ये है आपका ग्रेविटेशनल वेव, जिसमें आपने कहा कि वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ द वेव ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे और सरफेस टेंशन पे। अगर सरफेस टेंशन को नेग्लेक्ट कर दें तो जो वेव बन रहा है वो ग्रेविटेशनल वेव होता है। बोलो समझ में आया? अब आप फिर ये लिखिएगा, इसके बाद ये लिखिएगा कि अगर गहरे पानी में तरंग चलेगा तो द्रव के कण कैसे करते हैं? वृत्तीय मार्ग में गति करते हैं, वृत्तीय मार्ग में गति करेंगे, और जिसका जो रेडियस होगा वो गहराई के साथ साथ घटते जाता है। लेकिन अगर सैलो वाटर की बात करेंगे, लेकिन आप अगर सैलो वाटर की बात करेंगे, इस केस में जो कण होते हैं वो अंडाकार मार्ग पे गति करते हैं, एलिप्टिकल मार्ग पे, एलिप्टिकल पाथ पे मोशन करते हैं। क्लियर हो गई बात? दोनों चीजें समझ में आ गई? डायग्राम में क्या देखे थे और अभी क्या देखे, दोनों क्लियर है? कहीं कोई डाउट नहीं है? अब इसके बाद आप अपने केस पे आते हैं। मान लेते हैं ये आपका जो वेव है वो सी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन पे चल रहा है, और ये पॉइंट ए के लिए एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में वी वेग से चल रहा है। ठीक है, वी वेग से चल रहा है, और इसकी जो सर्कुलर पाथ है उसकी त्रिज्या कितनी है? मान लेते हैं आर है। तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी हो गई? मतलब ये दो लेयर मानूं मैं, ये अपर मोस्ट लेयर है और ये लोअर लेयर है, तो इन दोनों के लेयर के बीच की दूरी कितनी हो जानी है? 2r। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है? 2r के बराबर है। वैसी गर्त के केस में, यानी कि बी पॉइंट के लिए आपने फिर एक सर्कल माना है। यहां जो सर्कल बना है इसके पार्टिकल भी क्या कर रहे हैं? वी वेग से सर्कुलर पाथ में गति कर रहे हैं। इसका त्रिज्या भी कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा, क्योंकि ये लेयर और ये लेयर के बीच की दूरी कितनी है? 2r है। ठीक, ठीक है, और इसका वेग भी v है, अब भी v से, और आपका ये जो तरंग बना है ये c वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। बोलिए यहां तक कोई डाउट है? नहीं है? अब ध्यान दीजिएगा, इस वेव के रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? देखिए इस पॉइंट पे अगर देखें तो ए का वेग किधर है? इधर। तरंग का वेग किधर है? इधर। तो इस वेव के रिस्पेक्ट में ए पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो c प्लस वी होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। इसकी बात करें तो यहां इस पॉइंट पे देखिए तो वेलोसिटी किधर है? इसका वेव के डायरेक्शन में है, वेव भी इधर है, ये भी इधर है। तो बी पार्टिकल पे या बी पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हुआ विथ रिस्पेक्ट टू द वेव? तरंग के सापेक्ष इस बी पोजीशन पे कण का वेग कितना हो जाएगा? दोनों एक ही दिशा में है, तो यहां c माइनस वी होगा। बोलिए समझ में आया? क्लियर है बात? अब इसी को लिख लीजिए आप। क्या लिखेंगे? इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा ताकि आपका डाउट खत्म हो। यहां लिखिए, क्या लिखा? आपका कहना है कि आपका जो वेव है वो सी चाल से चल रहा है, ठीक है, और आपके जो पार्टिकल्स हैं जिनका मास 1 लिया है आपने, यूनिट मास का लिया है, उनका जो लीनियर मोशन है वो v है। एंगुलर मोशन मान लेते हैं ओमेगा है, और किस रेडियस में वृत्तीय गति कर रहे हैं? r रेडियस में। तो कण एक का तरंग के सापेक्ष वेग कितना हो जाएगा? c प्लस वी, सी प्लस वी, और b का कितना हो जाएगा? c माइनस वी। इसको कण ना कह के स्थिति a पर और स्थिति b पर कण का आपेक्षिक वेग भी कह सकते हैं आप। यहां तक कोई डाउट है? समझ में आया क्या लिखे हैं? यहां b के लिए c माइनस वी और a के लिए c प्लस वी, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी v ले लिए हैं, और रेडियस r है। अब इस a के लिए, इस a पॉइंट के लिए बिंदु a पर कण की कुल ऊर्जा, तो कण की कुल ऊर्जा कितनी होगी? इसकी गतिज ऊर्जा और इसके स्थितिज ऊर्जा का योग होगा।
तो गतिज ऊर्जा कितनी और स्थितिज ऊर्जा कितनी? देखिए स्थितिज ऊर्जा तो आप लोग mgh लिखते हैं, बोलिए हाँ। स्थितिज ऊर्जा को mgh लिखते हैं और m की वैल्यू 1 ले लिए हैं, यूनिट मास का इसलिए। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं? हाफ m v स्क्वायर। तो देखिए gh, तो g और h मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, दोनों लेयर के बीच की दूरी कितनी है? 2r है, प्लस हाफ वी ए स्क्वायर। इस पार्टिकल के लिए a लिख देते हैं ताकि स्पेसिफाई हो कि पार्टिकल a की बात हो रही है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप? 2gr हाफ c माइनस वी का स्क्वायर, क्योंकि वेव के रेस्पेक्ट में ए पोजीशन पर वेलोसिटी c माइनस वी माना है। इसी प्रकार बिंदु B के लिए अगर टोटल एनर्जी निकालें तो B के लिए चूंकि ये नीचे का लेयर है, नीचे का लेयर है मतलब ये इस वाले लेयर के लिए अगर ले रहे हैं तो हाइट के साथ साथ, ऊंचाई के साथ साथ आपकी स्थितिज ऊर्जा खत्म होते जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा जीरो, हाफ वेलोसिटी का स्क्वायर। वीबी का वैल्यू आपने कितना माना है? सी माइनस वी माना है। तो ईबी का मान आ गया आपके पास हाफ सी प्लस वी का स्क्वायर। चूंकि एनर्जी कंजर्व्ड होती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो इस ए पोजीशन की कुल ऊर्जा बी पोजीशन की कुल ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। ऊर्जा संरक्षण के नियम से अगर देखें तो आप बोलेंगे कि ये जो ई ए है वो बराबर होगा ई बी के। कहने का मतलब 2gr प्लस हाफ सी माइनस वी का स्क्वायर बराबर होगा हाफ सी प्लस वी का स्क्वायर का। अब इसको सिंपल करना है, इसको इजी करना पड़ेगा ना, सॉल्व करेंगे आप। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ये जो टर्म है आपने जो लिया है 2gr प्लस हाफ सी माइनस वी का स्क्वायर इक्वल टू हाफ सी प्लस वी का स्क्वायर, इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए। कैसे ट्रांसफर करें? तो इसको आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये माइनस में हो जाएगा, हाफ सी माइनस वी का स्क्वायर माइनस में होगा, तो 1/2 सी प्लस वी का स्क्वायर माइनस 1/2 सी माइनस वी का स्क्वायर इक्वल किसके हैं? 2gr के। अब क्या करिए, हाफ को या तो ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए हाफ यहां से कॉमन निकलेगा, यहां से हाफ कॉमन निकाल लिए, यहां से हाफ कॉमन निकाल लिए और ट्रांसफर कर देंगे तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। तो 4gr सी प्लस वी का स्क्वायर और माइनस सी माइनस वी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2cv और सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2cv। क्लियर है बात? अगर ये अप्लाई कर दें तो आपके पास क्या बचा? सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस था तो साइन चेंज होगा ना, और ये वी स्क्वायर और वी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, 2cv और 2cv दोनों ऐड हो गए, तो आपको मिला 4cv इक्वल टू 4gr। 4 और 4 को अगर कैंसिल कर दिया जाए तो यहाँ v है, ये रेखिक वेग है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। और आपने कहा था कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है? ओमेगा आर। तो इस v की जगह कितना रख देंगे आप? ओमेगा आर। तो c ओमेगा आर इक्वल टू जी आर। तो ये v की जगह ओमेगा आर आपने लिखा है क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। अब इसके बाद की अगर बात करें तो आप क्या बोलेंगे? ओमेगा की जो वैल्यू है वो 2 पाई सी बाई लेमडा होगी। ये वाला r और ये वाला r कैंसिल हुआ और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई सी बाई लेमडा होनी है। क्यों? देखिए भाई, ओमेगा कितना होता है? 2 पाई न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। और आप जानते हैं कि सी का जो मान होता है, चाल जो होती है तरंग की, वो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। तो आवृत्ति कितना आ जाएगा? सी बाई लेमडा। तो इस न्यू की जगह सी बाई लेमडा, तो ये ओमेगा की जगह क्या लिख दिया? सी 2 पाई सी बाई लेमडा इक्वल टू जी। अब यहाँ देखिए सी और सी का सी स्क्वायर, सी और सी का सी स्क्वायर, लेमडा इधर ट्रांसफर हुआ और 2 पाई ट्रांसफर हो गया तो डिवाइड में आ जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू जी लेमडा बाई 2 पाई। स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे तो रूट अंडर जी लेमडा बाई 2 पाई। ये गुरुत्व तरंग की या गुरुत्व तरंग के लिए ये व्यंजक है उसके वेग के लिए, c इक्वल टू जी लेमडा बाई 2 पाई।
अब ये वाला डेरिवेशन जब हम कर रहे थे तो आपने एक बात ये मान के चला है कि पृष्ठ तनाव शून्य है, पृष्ठ तनाव का कोई प्रभाव तरंग की चाल पर नहीं पड़ रहा। अब एक काम ये करते हैं, अब मानते हैं कि तरंग के चाल पर पृष्ठ तनाव का प्रभाव है। प्रभाव दिखाने के लिए आप इस पूरे हिस्से को मत देखिए, इतने हिस्से को देखिए। यहां से ये जो दूरी है, ये ये प्रगामी तरंग का जो आपने वेव इक्वेशन निकाला था वैसे टाइप का है। मैंने क्या किया है, ओ से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया है और इस पी पॉइंट का इस मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिया है, विस्थापन कितना लिया है, वाई लिया है। तो तो एक प्रगामी तरंग का समीकरण कितना था, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्रोग्रेसिव वेव के लिए इक्वेशन, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। अब दूसरा, ये क्या बना है आपका, आर्क बना है, आर्क है ना। इस आर्क का सेंटर मान लेते हैं ये है, तो ये है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो आर्क बना है उसकी वक्रता त्रिज्या r है। अब ट्रेजेक्ट्री के केस में वक्रता त्रिज्या का सूत्र आप लोगों ने डिराइव किया होगा, पढ़ा होगा आपने मैथमेटिक्स में, निकाला होगा इसको। क्या निकाले होंगे, डिस्प्लेसमेंट के टर्म पे, यानी विस्थापन के टर्म पे, विस्थापन के पदों में r का मान आपने निकाला होगा, निकाला है। अब यहाँ क्या दिखा दिया आपने, आपका कहना है कि भाई ये द्रव तरंग हमने दिखाया है, द्रव तरंग का आयाम कितना है, a है, तरंग दैर्ध्य कितना है, लेमडा है। O से x दूरी पर कोई पार्टिकल p है जिसका डिस्प्लेसमेंट आपने y लिया है और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने r लिया। तो प्रोग्रेसिव वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कितना होता है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। फिर क्या होगा, देखिए हम लोगों ने कहा कि हमको वक्रता त्रिज्या निकालनी है। वक्रता त्रिज्या r निकालने का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको आप ये लिखते हैं, r इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर 3/2 d2y बाई डी एक्स 2। क्लियर है। अब यहाँ चूंकि y की वैल्यू, ये जो पार्टिकल p का डिस्प्लेसमेंट आपने y लिया है, इसका मान बहुत कम है। तो बहुत कम है मतलब dy बाई डी एक्स ऑलरेडी कम और उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो गया मतलब dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को हम जीरो मान सकते हैं। ध्यान ये रखना, ये d2y बाई डी एक्स 2 है, ना कि dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चूंकि y का मान बहुत कम है इसलिए dy बाई डी एक्स वाले टर्म, dy बाई डी एक्स टू दी पावर होल स्क्वायर वाले टर्म को नेग्लेजिबल मान लेंगे, तो आपका r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बाई d2y बाई डी एक्स 2 हो जाएगा। लिखिए, लिखा, क्या मिलेगा आपको, मिला ये। अब क्या करें, एक काम करते हैं, देखिए हमको क्या चाहिए, d2y बाई डी एक्स 2 चाहिए ना। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, उसको x के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन का cos हो जाएगा, और ये माइनस के एक्स का डिफ्रेंसिएशन फिर करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, ये माइनस के आ जाएगा। चूंकि हमको d2y चाहिए ना, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करिए, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, d2y बाई डी एक्स 2। देखिए यहाँ क्या था, cos, cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, cos का डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ, माइनस साइन, तो ये वाला माइनस और cos का जो माइनस आया दोनों प्लस हो गए, कितना हो जाएगा, के ए साइन ओमेगा टी, फिर ये के एक्स का हुआ तो माइनस के। इसको सिंपल करें तो यहाँ के और ये वाला के दोनों मिलके माइनस के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स किसकी वैल्यू है, वाई की, तो आपके पास क्या मिला, के स्क्वायर वाई, डी टू वाई बाई डी एक्स 2 की जो वैल्यू है वो माइनस के स्क्वायर वाई है। हो गया इतना, d2y बाई डी एक्स 2 की जो वैल्यू है वो माइनस के स्क्वायर वाई है। और अगर इस वैल्यू को यहां रख दें तो r की वैल्यू कितनी, 1 बाई माइनस के स्क्वायर वाई, 1 बाई
के स्क्वायर माइनस वाई आ जाएगा आर की वैल्यू। ये आर की वैल्यू है आपके पास। यहां तक समझ में आया? अब एक काम करते हैं, आपका ये जो वेव इक्वेशन बना था, ये जो वेव इक्वेशन बना है, इसमें देखिए चूंकि लिक्विड के लिए या द्रव के अंदर की ऊंचाई वाई लिए हैं आप, मतलब ये द्रव स्तंभ हो गया, ये लिक्विड कॉलम टाइप का हो गया ना, जिसकी हाइट कितनी है, वाई है। वाई हाइट वाला लिक्विड कॉलम प्रेशर कितना डालता है, शायद याद होगा आपको, 11th में पढ़े भी हैं आप, और अभी फर्स्ट ईयर में भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। एच रो जी होता है। लिक्विड कॉलम के कारण जो दाब होता है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, वो कितना होता है, एच रो जी होता है। एच क्या होता है, हाइट, रो क्या होता है, लिक्विड का डेंसिटी यानी घनत्व, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि यहाँ कॉलम का हाइट कितना है, वाई, तो एच की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, वाई रखना पड़ेगा। और ये दाब किधर काम कर रहा है, नीचे की ओर। ये दाब किधर काम करेगा, नीचे की ओर। अब देखिए ये वाला हिस्सा को देखो तो कैसा लग रहा है भाई, त्रिज्या आर भी लिए हैं, ये गोला बना है, आधा हिस्सा है। तो लिक्विड ड्रॉप के केस में आपने कहा था कि जो द्रव बूंद होता है उसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर रहता है वो कितना होता है, 2T/R। इस दबाव के कारण ही द्रव बूंद क्या करता है, अपने आकार को धीरे धीरे बड़ा करता है और नीचे गिर जाता है। टी कहने का मतलब टेम्परेचर नहीं है, टी कहने का मतलब लिक्विड का पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है। टी फॉर सरफेस टेंशन को हमने टी से रिप्रेजेंट किया है। तो चूंकि ये पूरा ड्रॉप नहीं है, ये पूरा ड्रॉप नहीं है, ये आधा ड्रॉप है, इसलिए इसके अंदर का एक्सेस प्रेशर जो ऊपर की ओर काम करेगा वो कितना होगा, T/R हो जाएगा। देखिए नीचे की ओर काम कर रहा है वाई रो जी, ऊपर की ओर काम कर रहा है T/R। तो इसके अंदर का रिजल्टेंट प्रेशर अगर निकालेंगे तो वाई रो जी में T/R को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है बात? इसको लिखिए, क्या लिखेंगे, आपने कहा कि भाई द्रव बूंद के अंदर का दाब कितना होता है, 2T/R। तो चूंकि आधा लिक्विड का ड्रॉप है इसलिए T/R। और अगर आप लिक्विड कॉलम का हाइट y ले लेते हैं तो दाब कितना हो रहा है, ये दाब हो रहा है y रो और g, y रो g। ठीक है, इसको h रो जी मत करिएगा, y रो जी कर लीजिए। इसको क्या लिखा है, वी नो दैट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप इज 2T/R, so the excess pressure inside the semi drop in the picture will be T/R। ठीक है, एंड द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट y इज कितना, h की जगह y रो g होगा। क्लियर है? और हेंस रिजल्टेंट प्रेशर कितना होगा, इसको हटा दीजिए। अब रिजल्टेंट प्रेशर कितना हुआ, देखिए कॉलम वाला ऊपर की ओर, कॉलम वाला नीचे की ओर, और ड्रॉप के अंदर वाला ऊपर की ओर, तो परिणामी दाब कितना होगा, यहां लिखिएगा वाई रो जी माइनस T/R। वाई रो जी माइनस T/R आएगा। क्लियर है? अब इसको सिंपल करते हैं अगर, तो देखिए R की वैल्यू कितनी है, 1/-k² वाई। तो अगर उल्टा कर दें इसको, मतलब 1/R की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो आप बोलेंगे ये ऊपर चला जाएगा। 1/R की अगर वैल्यू निकालें तो -k² वाई आएगा। तो देखिए यहाँ 1/R था, तो वाई रो जी माइनस k² वाई इंटू टी। क्लियर हुआ? अब ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस होगा ना यहाँ, तो क्या आएगा, H, फिर H लिख डालो हूं मैं, इसको करिए वाई रो जी, क्या करेंगे इसको, वाई रो जी प्लस k² वाई टी। यहां से एक काम करिए, आप इसमें k की वैल्यू रख दीजिए। k की वैल्यू कितनी, k की वैल्यू कितनी, 2π/λ। k क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, संचरण नियतांक है, और संचरण नियतांक का मान 2π/λ होता है, तो 2π/λ का स्क्वायर हुआ। इसको अगर सिंपल करें तो आपको मिलेगा वाई रो जी प्लस 4π² वाई टी डिवाइडेड बाई लेमडा स्क्वायर। यहां से वाई रो कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए यहां अगर वाई रो कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ जी,
यहाँ देखिए 4 पाई स्क्वायर वाई बाहर निकल गया बाई लेमडा स्क्वायर इंटू टी। चूंकि जी यहाँ नहीं है, चूंकि जी यहाँ सॉरी रो यहाँ नहीं है, तो रो को इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 पाई स्क्वायर वाई बाहर निकला, लेमडा स्क्वायर रो इंटू टी हो जाएगा। अब उसके बाद इसके बाद में चूंकि स्तंभ के कारण हम लोग जो दाब निकालते हैं उसको एच रो जी लिखते हैं, है ना। एच मतलब हाइट, रो मतलब डेंसिटी, और ये जो हिस्सा है जी होता है। ये रिजल्टेंट प्रेशर है आपका। तो प्रेशर में देखिए हाइट है, ऊंचाई है, डेंसिटी है, और ये है आपका प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण। ये क्या है आपका प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण होगा। अगर कंपेयर करें आप अपने फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला जानते हैं, तो y मतलब h है, रो मतलब रो है, और ये जो g है उसकी जगह यहाँ ये मिल रहा है। तो इसको इससे तुलना कर लेंगे अगर, तो जी डेस मान लें अगर, तो जी डेस की वैल्यू जी प्लस 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर रो इंटू टी आ गया। इस जी के मान को, इस जी के मान को जो सूत्र आपने निकाला था, क्या निकाला था, C इक्वल टू जी लेमडा बाई 2 पाई, इसमें रख दीजिए जी की जगह, ये जी की जगह ये पूरा आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, लेमडा बाई 2 पाई, ये देखिए लेमडा बाई 2 पाई, जी की वैल्यू जी प्लस 4 पाई स्क्वायर टी बाई लेमडा स्क्वायर रो। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लेमडा इंटू जी बाई 2 पाई प्लस लेमडा बाई 2 पाई इंटू 4 पाई स्क्वायर टी लेमडा स्क्वायर रो आया। तो ये लेमडा और एक ठो लेमडा कैंसिल होगा, पाई और एक ठो पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा जी, लेमडा जी 2 पाई प्लस 2 पाई टी बाई लेमडा रो। क्लियर है। अब इसके बाद में यहां आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं लेमडा की वैल्यू को जीरो लूं, लेमडा की वैल्यू जीरो लेने का मतलब ये पूरा टर्म जीरो और ये टर्म इनफाइनाइट, एनीथिंग बाई जीरो इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट में कुछ भी प्लस करेंगे इनफाइनाइट ही आएगा। तो सी की वैल्यू कितनी, इन्फिनिटिव। अब आप कहें कि अगर लेमडा की वैल्यू इनफाइनाइट ले लें, देखो लेमडा की वैल्यू यहाँ इनफाइनाइट लेंगे तो इनफाइनाइट में कुछ भी डिवाइड करिए मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट में कुछ भी चीज जोड़िए फिर भी कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो सी की वैल्यू फिर से इनफाइनाइट। मतलब लेमडा अगर जीरो है तो भी सी की वैल्यू इनफाइनाइट है, लेमडा अगर इनफाइनाइट है तो भी सी की वैल्यू इनफाइनाइट है। अब क्या करें, इसका मतलब लेमडा का एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा, एक ऐसा मान होगा जिसके लिए द्रव तरंग की चाल न्यूनतम होगी। लेमडा का वह मान जिसके लिए सी का मान न्यूनतम होगा उसको हम लोग क्रांतिक तरंग दैर्ध्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेवलेंथ बोलेंगे। क्लियर हो गई बात। सवाल यह है कि उस क्रिटिकल वेवलेंथ की वैल्यू कितनी होगी, मतलब इस लेमडा सी की वैल्यू कितनी होगी, उसको निकालने के लिए इस सी को लगभग जीरो मान लेता हूं मैं, मिनिमम मतलब जीरो मान लिया। तो जीरो इक्वल टू रूट अंडर लेमडा सी बाई जी 2 पाई प्लस 2 पाई टी बाई लेमडा सी इंटू रो आएगा। अब स्क्वायर को ट्रांसफर कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, लेमडा सी इंटू जी बाई 2 पाई प्लस 2 पाई टी बाई लेमडा सी इंटू रो। ट्रांसफर कर देंगे इसको अगर, तो लेमडा सी बाई जी इंटू डिवाइडेड बाई 2 पाई इक्वल माइनस 2 पाई टी बाई लेमडा सी इंटू रो। अब ये लेमडा सी इंटू रो को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, लेमडा सी को इधर, तो लेमडा सी का स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई इधर आ जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर टी हो जाएगा, और ये जी नीचे आ जाएगा। नहीं समझ में आया, लेमडा सी और लेमडा सी इधर आएंगे तो लेमडा सी का स्क्वायर होगा, 2 पाई इधर चला गया तो 4 पाई स्क्वायर हो गया, जी नीचे आ गया। मतलब लेमडा सी का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर टी बाई रो जी होगा। चूंकि लेमडा क्या है, दूरी है। लेमडा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, दूरी होता है, और दूरी हम लोग नेगेटिव नहीं लेते। तो आप एक काम करिए, माइनस को हटा लीजिए, परिमाण की बात करिए अब। तो लेमडा सी का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर टी बाई रो जी है। इसका मतलब आपका जो क्रिटिकल वेवलेंथ है, क्रांतिक तरंग दैर्ध्य है, उसका मान 4 पाई स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई रो जी है। तो 4 को बाहर निकालेंगे 2 और पाई स्क्वायर को निकाल देंगे तो पाई। क्या बचा, 2 पाई रूट अंडर
टी बाई रो जी। क्लियर है बात? ये क्या निकल गया आपका? मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ जिसके लिए सी का मान न्यूनतम होगा। क्लियर है? तो सी का न्यूनतम मान कितना होगा फिर? सी मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी? सी मिनिमम निकालने के लिए आपका फॉर्मूला देखिए तो क्या है सी का? लेमडा जी बाई 2 पाई था, तो लेमडा की जगह लेमडा सी प्लस 2 पाई/टी लेमडा सी इंटू रो। सी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं ना, तरंगदैर्घ्य मतलब पृष्ठ तनाव के प्रभाव से सी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोगों ने लेमडा सी निकाला, और जब लेमडा सी निकल गया तो आप बोलते हैं कि मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है इसकी। उसके लिए इस इक्वेशन में लेमडा सी की वैल्यू रखिए। लेमडा सी की वैल्यू रखेंगे मतलब जी बाई 2 पाई लेमडा सी की वैल्यू 2 पाई रूट अंडर टी बाई रो जी। लेमडा सी की वैल्यू रखिए, लेमडा सी की वैल्यू रख दीजिए प्लस 2 पाई/टी/रो 1/2 पाई रूट अंडर रो जी/टी। बोलिए ठीक है? ठीक है ना? सी मिनिमम की वैल्यू जी/2 पाई होगी। अब ये 2 पाई और ये वाला 2 पाई कैंसिल हो गया, ये वाला 2 पाई ये वाले 2 पाई से कैंसिल हो गया। तो यहां क्या बचा? इस जी को अंदर ले जाओ रूट के, इस जी को अंदर ले जाए रूट, इस वाले रूट के, तो रूट अंडर टी जी स्क्वायर बाई रो जी होगा। और इसको अंदर ले जाएंगे तो टी स्क्वायर, और इसको ले जाएंगे तो रो स्क्वायर। क्या आएगा? क्या आएगा भाई? जी को अंदर ले जाइए तो जी स्क्वायर टी बाई रो जी, तो एक ठो जी और एक ठो जी कैंसिल हो जाएगा। इसको अंदर ले जाइए तो टी स्क्वायर का एक ठो टी और एक ठो टी, ए वाला रो और ये वाला रो कैंसिल हुआ। क्या बचा? रूट अंडर टी जी टी बाई रो, जी टी बाई रो, तो दोनों जुड़ गए। टोटल क्या बचा? रूट अंडर 2 GT/रो टू द पावर 1/4। ये है आपका सी मिनिमम की वैल्यू एट लेमडा सी। बोलिए समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक।